नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि प्रदूषण। इससे पहले हमने मृदा प्रदूषण, जिसे हमने भूमि प्रदूषण के संदर्भ में देखा था। इसके अलावा हमने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में भी हमने पहले पढ़ लिया है। आज हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में या नॉइज पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि नॉइज पोल्यूशन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से नॉइज पोल्यूशन को काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है, मापने की क्या विधियां हैं और किस प्रकार से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहेंगे। तो किसी भी वस्तु से निकलने वाली जो सामान्य सी आवाज है, उस सामान्य सी आवाज को हम ध्वनि या साउंड के नाम से जानते हैं। और जब इस ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है, यानी काफी अधिक तीव्रता हो जाती है, तो उसे हम शोर कहते हैं। तो शोर और ध्वनि में काफी फर्क होता है। यानी कह सकते हैं कि अधिक ऊंची ध्वनि या आवाज को हम शोर कहते हैं। और इस प्रकार से अगर ध्वनि प्रदूषण की अगर हम परिभाषा दें कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो उसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि वह अवांछित स्रोत या उच्च तीव्र आवृत्ति वाली ध्वनि, यानी अवांछित अवांछित का अर्थ होता है जिस ध्वनि की हमें आवश्यकता नहीं है या हमारी जो स्वर्ण शक्ति है उससे काफी अधिक का शोर हो रहा है, जिससे मानव वर्ग में, क्योंकि ध्वनि का जो प्रदूषण है वह केवल हम मानव के संदर्भ में देखते हैं, तो मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति है, यानी हम इरिटेट महसूस करते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं और इस प्रकार की जो दशा होती है, तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो ध्वनि प्रदूषण है, इसका जो मुख्य जो पोल्यूटेंट है, यानी जो सोर्स है, वह है प्रदूषक की बात करें तो वो है ध्वनि। यानी जो ध्वनि है वह मुख्य रूप से प्रदूषक का कार्य करता है। आवाज का जो जनन, यानी आवाज जहां से निकलती है, तो वो प्राकृतिक रूप से भी निकल सकती है या मानव जनित, दोनों ही कारकों से निकलती है। प्राकृतिक ध्वनि जो होती है वह प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होता है। इसके विपरीत अगर आप बात करें, जो कृत्रिम ध्वनि प्रदूषण होता है वह मानव के कार्यों द्वारा उत्पन्न जो तीव्रता है और तीव्रता वाली जो आवाज है उसके कारण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के कृत्रिम ध्वनि प्रदूषण को सामान्यतः मात्र ध्वनि प्रदूषण ही कहते हैं। इस तरह के ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता तथा विस्तार में बढ़ते नगरीकरण, औद्योगिकरण के फलस्वरूप निरंतर इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। अन्य प्रदूषकों की अगर बात करें, जैसे कि अगर हम विभिन्न दूसरे प्रदूषक की बात करें, जैसे कि अगर मृदा प्रदूषण के अंतर्गत कहेंगे, तो कई ऐसे तत्व हैं जो मृदा के अंतर्गत घुले हुए देखने को मिलते हैं। तो उनका हिसाब किताब कुछ अलग प्रकार का होता है कि वह वायु के अंदर उपस्थित रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो पानी के अंदर गंदगी को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तथा लंबे समय तक वो जो वहां पर विद्यमान भी रहती है और लंबे समय तक वो एकत्रित भी होती रहती है। लेकिन इस प्रकार के प्रदूषक की बात करें तो आवाज जो होती है वह कोई तत्व या यौगिक नहीं होता, तत्व या यौगिक या पदार्थ नहीं होता है। यानी इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इसका संचय नहीं, इसको हम कलेक्ट करके नहीं रख सकते हैं। इस कारण इसका जो प्रभाव है मनुष्य की भावी पीढ़ियों पर नहीं रहता। कहने का अर्थ हो गया कि आज जो आवाज, तेज आवाज हुई कि पड़ोस में लाउड स्पीकर बज रहा है, और लाउड स्पीकर का जो प्रभाव है वह आपके आने वाली संतानों पर भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वह एक क्षणिक होता है। यानी ध्वनि के जनन, यानी ध्वनि जहां से उत्पन्न होती है तथा इसके मनुष्य तथा जानवरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बीच में अंतराल, यानी टाइम लेग आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी जो ध्वनि है या शोर है उसका आसपास स्थित जीवों पर तात्कालिक प्रभाव पड़ता है, जो उस ध्वनि के केंद्र के आसपास है। उसके दूर तक आप जाओगे तो वहां पर उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, और न ही दूर के स्थानों तक उसे ले जाकर हम बजा दें। जैसे कि यहाँ की जो आवाज है, लाउड स्पीकर यहाँ बज रहा है और अब चाहे कि इस आवाज को आप पकड़ कर 2 किलोमीटर दूर लेकर चले जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये एकत्रित नहीं होता है। फिर ध्वनि प्रदूषण की अगर परिभाषित करें कि क्या परिभाषा है, तो कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, जिसमें जे टिफिन के अनुसार शोर एक ऐसी ध्वनि है
जो किसी व्यक्ति को अवांछनीय लगती है कि हाँ अच्छी नहीं है, उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं, हम करती है कि हम काम में अपनी एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं, बिना एकाग्रचित्त हुए हमें काम में व्यवधान लगता है और हमें लगता है कि ये ठीक जल्दी से जल्दी बंद हो जाए तो बढ़िया, तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से जान सकते हैं। हेटेल क्या कहता है कि अवांछनीय ध्वनि है जो थकान बढ़ाती है और कुछ औद्योगिक परिस्थितियों में इतनी अधिक ध्वनि प्रदूषण होते हैं कि हम बहरे भी हो जाते हैं, तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। रॉय कहते हैं कि अनिच्छापूर्ण ध्वनि, जिसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि ऐसी ध्वनि न हो, जो मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य और गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। इस प्रकार से इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने शोर को एक अवांछनीय ध्वनि के रूप में परिभाषित करता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरिया के अनुसार अगर बात करें कि शोर यानी जो ध्वनि है वह, या जो आवाज, तेज आवाज है, वह एक अवांछनीय ध्वनि है जो कि व्यक्ति या समाज के लोगों के स्वास्थ्य और रहन सहन यानी वेल बीइंग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार से हम ध्वनि प्रदूषण को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर साउंड वेव्स को देख सकते हैं कि ये जो साउंड वेव जो है वो किस प्रकार से चलती है। तो ध्वनि की अगर बात करें तो जो ध्वनि है वह एक प्रकार का, उसके अंतर्गत मुख्य जो पोल्यूटेंट है वह क्या है कि वह एक प्रकार की दाब तरंग है, यानी प्रेशर वेव के अनुसार होती है और जिसका प्राय वायु से होकर संचरण होता है। यानी प्रेशर वेव है, जैसे कि अगर हम देखेंगे कि स्पीकर्स रहते हैं तो स्पीकर्स के जो पर्दे होते हैं वो काफी ऊपर नीचे होते हैं, यानी वो प्रेशर डालती है, तो इस कारण वह एक प्रेशर वेव है, यानी ऐसी तरंग है जो प्रेशर डालती है। और प्रेशर से जिस प्रकार से हमारे स्पीकर के पर्दे ऊपर नीचे होते हैं, उसी प्रकार से हमारे कान के पर्दों पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। यद्यपि जो ध्वनि तरंग है वह ठोस तरल से भी निकल सकती है, लेकिन ठोस और तरल में इसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी जो होती है, वो काफी कम होती है। तो इस दाब जो तरंग यानी जो प्रेशर तरंग है, उसका मानव सहित दूसरे जितने भी जो जंतु है उसमें ग्रहण क्रियाविधि यानी जो रिसीविंग मैकेनिज्म है, यानी हमारे जो श्रवण उपकरण है, हियरिंग अपार्टस जो है, जिसे हम कान कहते हैं, जिसे श्रवण इंद्रिया कहा जाता है, के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, या जीव जो है चाहे मनुष्य हो चाहे कोई अन्य जानवर हो, इस ध्वनि को कान के माध्यम से ग्रहण करता है। तो इसका जो क्षेत्र है यानी क्षेत्र इकाई की बात करें तो प्रति इकाई समय यानी प्राय 1 सेकंड में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसे हम ध्वनि की तीव्रता के नाम से जानते हैं। और ध्वनि की जो तीव्रता है यानी साउंड की इंटेंसिटी है को प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में वाट्स इकाई में नापा जाता है, यानी प्रति वर्ग मीटर में कितने वाट, वाट को हम इस प्रकार से डब्ल्यू मीटर स्क्वायर यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग मीटर में कितनी हर्ट्स की वाट्स की ध्वनि की तीव्रता है। ध्वनि तरंग की जो गति है उसमें संचरण करने वाले जो तत्व होते हैं, जिसमें गैस, तरल और ठोस तीनों की घनत्व उसकी इलास्टिसिटी यानी उसकी लोचकता पर निर्भर करता है। तो ध्वनि तरंगे जहां से उत्पन्न होती हैं वहां से उत्पन्न होकर वह तरंग, जैसे कि यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न हुई है, तो ये जो ध्वनि तरंग है वह चारों दिशाओं में इस प्रकार से चलती है। और ध्वनि तरंगों की जो गति है वह उत्पत्ति के केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वह घटती जाएगी, यानी यहां से हम जितना दूर जाएंगे वहां दूर जाने पर इसकी जो इंटेंसिटी है वो घटती हुई देखने को मिलेगी। ध्वनि ठोस तरल और ठोस द्रव और तरल इस माध्यम से गुजर सकती है और इसका क्या प्रभाव रहता है वो हम देख सकते हैं। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, तो विशेषताएं कुछ इस प्रकार की हैं। सबसे पहले कि जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाएंगे यानी जहां पर ध्वनि उत्पन्न होती है, जहां पर स्पीकर लगा हुआ है, उससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वहां पर आपको कम ध्वनि देखने को मिलेगी, यानी उसकी जो तीव्रता है वह घटती हुई देखने को मिलेगी।
दूसरी क्या विशेषता है कि जब भी ये ध्वनि किसी ठोस वस्तुओं से टकराती है तो उसकी जो तरंगे हैं वह रिफ्लेक्ट हो जाती हैं परावर्ती। जैसे कि अगर हमने कहा कि स्पीकर से अगर ये तरंग यहाँ से निकली है तो अगर यहाँ पर कोई हार्ड सरफेस है तो उससे टकराकर ये वापस रिफ्लेक्ट होगी। कई बार हम पहाड़ों के ऊपर जाकर आवाज निकालते हैं और आवाज निकालने के बाद हमें लगता है कि हमारी आवाज वापस हमारे पास आ रही हैं या फैल रही है। इसी प्रकार से जब दो तरंगे यानी दो ध्वनि तरंगे जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं यानी उसका सुपर इम्पोजिशन होता है तो वह एक दूसरे को प्रबलित करती है यानी काफी तेज होती है। यानी दो ध्वनि तरंगे जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है तो वो काफी रीइंफोर्स होती है और काफी प्रबलित होकर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। इसी प्रकार से जो ठोस वस्तु है होती है उस ठोस वस्तुओं से परावर्तित होने के बाद ध्वनि तरंगे प्रकीर्णित यानी स्कैटर्ड होती हैं तथा विसरित हो जाती है, बिखर जाती है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से यहाँ से किसी ठोस सतह से ये कोई तरंग टकराएगी तो टकराने के बाद ये फैल जाएगी या फिर इस प्रकार से बिखर जाएगी, जिसे विसरण या स्कैटर्ड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से कोई छेद वाली वस्तु यानी परफोरेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, परफोरेटेड ऑब्जेक्ट्स का हम इस प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं कि उसमें से अगर छिद्रित वस्तुओं से अगर ध्वनि तरंग निकलती है तो उसको ध्वनि तरंगे जो होती हैं वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब का अर्थ होता है जैसे कि आपने साइलेंसर देखा होगा तो साइलेंसर की जो बनावट होती है जैसे कि इंजन में से जो धुआं निकलता है उस धुएं के अंतर्गत आपने देखा होगा तो साइलेंसर की बनावट देखिएगा वहां पर फिल्टर लगे रहते हैं। फिल्टर किस प्रकार से लगा रहता है, यहाँ पर एक छोटा सा पाइप जुड़ा रहता है, पाइप के साथ साथ यहाँ पर एक प्लेट लगी रहती है जिसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं। जो बंदूक की जो नाली होती है उसके आगे आगे भी इस प्रकार का एक साइलेंसर लगा रहता है। जो साइलेंसर होता है तो छेद वाली वस्तु है यानी इस ध्वनि तरंगों को अगर आप छेद वाली वस्तुओं से गुजारेंगे तो ये काफी कम हो जाएगी यानी उसका जो अवशोषण है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर हम बढ़ते हैं कि ध्वनि स्तर का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को या इंटेंसिटी को मापने के लिए हम डेसिबल यूनिट का यूज करते हैं। कान की बात करें तो जो मानव के जो कान है यानी लगभग 20,000 हर्ट्ज तक की जो इंटेंसिटी है यानी श्रव्य परास कहा जाता है इसे, तो लगभग 20 से 30 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनियां हैं वह मनुष्य सुन सकता है। अब इस 20,000 से अधिक अगर इससे अधिक हर्ट्ज की ध्वनि है तो वह मनुष्य नहीं सुन सकता, जिसे हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये पराश्रव्य कहाँ पर होता है। यहाँ पर कुछ डेसिबल्स की यूनिट दे रखे हैं कि जैसे हम सांस लेते हैं तो लगभग 10 डेसिबल्स का यानी डेसिबल को नापने के लिए हम इस प्रकार की यूनिट डेसी का यूज करते हैं यानी डी स्मॉल में होता है और बी यहाँ पर कैपिटल में होता है। तो इसका अर्थ होता है डेसी का अर्थ होता है 10 और जो ग्राम बेल है उसके नाम के अनुसार इसे बेल के नाम से लिया जाता है। और कान की जो क्षीणतम यानी सबसे कम जो होती है शून्य स्तर से शुरू होता है। सांस लेते हैं तो लगभग 10 डेसिबल का साउंड होता है। जब हम फुसफुसाहट के साथ वर्क करते हैं, विस्परिंग करते हैं तो लगभग 20 डेसिबल का। 30 डेसिबल की यूनिट के साथ हम पत्तियों की आवाज को सुन सकते हैं। जब बारिश होती है तो 40 डेसिबल की यूनिट होती है। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो फैन होता है वो 50 यूनिट जो डेसिबल की यूनिट या फिर आवाज या निकालता है। इसी प्रकार से आपके आपसी जो बातचीत होती है वो 60 डेसिबल तक होती है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि स्वीकारी यानी 55 डेसिबल 60 डेसिबल तक का जो साउंड होता है हमारे लिए काफी। कार की आवाज लाउडली होती है, काफी लाउड हो जाता है, जैसे कि मॉडरेट यानी सामान्य या क्वाइट। इससे ऊपर होता है लाउड। और जब 80 डेसिबल से भी अधिक साउंड होता है तो उसे वेरी लाउड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि आपके पटाखों की आवाज से 140 डेसिबल,
जो जेट इंजन जो हवाई जहाज की निकलते हैं 130 डेसिबल इस प्रकार की आवाजें निकालती है। ध्वनि स्तर को नापने के लिए हम डेसिबल डी स्मॉल कैपिटल बी का यूज करते हैं। और इसी प्रकार से इसकी एक और जिस प्रकार से मैंने लिखा है डीबीए, डीबी ए का क्या अर्थ होता है, डीबी जो ए का अर्थ होता है इसका अर्थ इस प्रकार से समझ सकता है कि जो डीबी है उसमें सामान्य ध्वनि की तीव्रता का माप लिया जाता है, लेकिन जब डीबीए का हम यूज करते हैं तो ध्वनि दाब की माप यानी डीबीए मापक का हम वहां पर ध्वनि का जो प्रेशर है वो कितना है, कितना वो प्रेशर, जिस प्रकार से आपने वूफर्स देखा होगा, वूफर्स कितना ऊपर नीचे होता है तो वो डीबीए में हम इसे काउंट करता है। तो डेसिबल जो है यूनिट वह 0 से स्टार्ट होता है और मनुष्य के कान द्वारा सुनी जाने वाली जो शक्ति होती है उसे हम श्रव्य साउंड यानी ऑडिबल के नाम से जानते हैं। अब ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई की अगर बात करते हैं तो ध्वनि की आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ होता है कि एक साउंड, जैसे साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ से जो आवृत्ति यानी वो बार बार आवाज निकलेगी, तो वो आवाज जब कान तक पहुंचेगी तो वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। यानी यूनिट ऑफ मेजरिंग पिच ऑफ साउंड की बात करें तो ये 3 प्रकार से देखा जा सकता है। यानी श्रव्य, श्रव्य का अर्थ होता है जिसे सुना जा सके, यानी सुना जा सके वो होता है 20 से लगाकर हमने 20,000 जो हर्ट्स है एच जेड हर्ट्स तक की जो आवृत्ति है उसे हम सुन सकते हैं। इससे अधिक का यानी 20,000 से अधिक हर्ट्स का अगर मान है तो वह पराश्रव्य के अंतर्गत रखा जा सकता है, और इससे कम यानी प्लस 20,000 यानी 20,000 हर्ट्ज तक से अधिक का पराश्रव्य, ये आपके अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियां होती हैं। अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक का होता है जिसकी आवृत्ति श्रव्य परास से कम यानी 20 से माइनस तक का हो तो उसे हम पराश्रव्य कहते हैं। यहाँ पर वेव्स को दिखाया गया है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसका जो नेचर होता है इस प्रकार से होता है। लॉन्गिट्यूडनल यानी वह ध्वनि की दिशा के अनुरूप सीधी चलती है, कहीं पर देखिएगा कॉम्प्रेशन होता है, कहीं पर फैलती है, यानी ये इस प्रकार से धक्के देकर हुए चलती हैं। जिस प्रकार से हमने जो भूकंपीय तरंगों के बारे में देखा था तो पी वेव्स जो है वो इस प्रकार से चलती है। तो पी वेव्स का जो नेचर होता है वो ध्वनि तरंगों के रूप में होता है, और एस वेव्स जो होती है वो साउंड वेव्स, सॉरी दृश्य तरंगों के रूप में देखी जाती है। तो दृश्य तरंगे जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है। अब ट्रांसवर्स किस प्रकार की होती है कि ये जो तरंगे होती है ऊपर नीचे इस प्रकार से चलती है, जिसके अंतर्गत आपका ट्रफ और क्रेस्ट बनता है। इसका मतलब हो गया कि वहां पर आपको श्रृंग देखने को मिलेगा, यानी आपको एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन की स्थिति देखने को मिलेगी, और इस प्रकार की जो तरंगे होती हैं वह दृश्य तरंगों के रूप में देखी जाती हैं, ये ध्वनि तरंगों के रूप में देखी जाती है। अब हाई इंटेंसिटी का जो साउंड होगा उसमें इस प्रकार की आवृत्ति काफी तेज होगी, लो इंटेंसिटी की होगी वो इस प्रकार से चलेगी, ये वापिस हाई है, ये वापिस लो है। तो इस प्रकार से जो साउंड वेव है वो इस प्रकार से हाई और लो के हिसाब से चलती है। अब बात करते हैं कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्रोत को हम 2 भागों से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है प्राकृतिक, प्राकृतिक का अर्थ होता है कि जैसे बिजलियों की गड़गड़ाहट है, बिजली की कड़क है, तूफानी हवाएं चल रही है, बूंदों की छमछम है, चिड़िया या जानवर बोल रहे हैं, नदियों का पानी गिर रहा है, ये कार्य के कार्य सारे जितने भी है वह आनंद का संचार भी करते हैं और असहजता भी महसूस, यानी चिड़ियों की आवाज हमें अच्छी लगती है लेकिन कौवों की आवाज हमें बुरी लग सकती है। तूफानी हवाएं हमें डराती हैं, वहीं जो शांत हवाएं चलती हैं और पत्तियों की जो आवाजें आती हैं हल्की हल्की सी वो हमें अच्छी लगती हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए इसके प्राकृतिक स्रोत। इसी प्रकार से हम मानवीय स्रोत की बात करते हैं तो जो मानवीय स्रोत होते हैं वह बढ़ते हुए शहरीकरण, शहरीकरण में शहरों के अंतर्गत होने वाली जितने भी जो
इक्विपमेंट्स हैं, चाहे टेलीविजन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे वूफर्स हो, डीजे हो, उसके माध्यम से हो, शहरों के अंदर चलने वाली विभिन्न प्रकार की मशीनरी, परिवहन के विभिन्न साधन, खनन कार्य जितने भी हैं, बम का विस्फोट कर रहे हो आप, हवाई जहाज का साउंड, हेलीकॉप्टर का साउंड, ट्रक का साउंड, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा उद्योग हैं, तो उद्योगों से जो निकलने वाली जो आवाज है वो इसका कारण हो सकता है। तो ताप विद्युत ग्रहों के अंतर्गत लगे बॉयलर, टरबाइन काफी शोर उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा परिवहन के जितने भी जो साधन हैं वह भी इस प्रकार के, टैक्सी हो, चाहे ट्रक हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे हम सुपरसोनिक विमान की बात करें, ये सारे के सारे जो हैं आवाज उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से मनोरंजन के साधन, टीवी, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, डीजे, ये सारे के सारे जो पार्टियों के अंतर्गत, विवाह समारोह के अंतर्गत जो इस प्रकार के साउंड लाते हैं, या किसी मेलों के अंदर इस प्रकार के साउंड होते हैं, वो मनोरंजन के साधन के रूप में ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं। निर्माण कार्य के ऊपर चलने वाले विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं वो भी इस प्रकार के प्रदूषण को फैलाती हैं। इसके अलावा आतिशबाजी, चाहे हम त्योहार मेलों के अवसर पर करें या किसी क्रिकेट मैच के या चुनाव के जीतने पर जो आतिशबाजी की जाती है, तो उसकी आवाज जो निकलती है, जो ढोल नगाड़े हम बजाते हैं, उससे हमें ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। तो ये जो प्रदूषण है वह कई प्रकार की रैलियों के द्वारा, स्कूलों, कॉलेजों, रेलवे स्टेशन, जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, खुशियां मनाते हैं, हर जगह पर इस प्रकार की प्रदूषण की संभावना देखी जाती है। अब बात करते हैं कि इसके जो प्रभाव क्या है, कुप्रभाव जो है वो किस प्रकार से देखे जा सकते हैं। तो दुष्प्रभावों को हम मुख्य रूप से, यानी मृत्यु दूत, यानी इससे स्लो एजेंट ऑफ डेथ के रूप में, यानी धीमी गति से होने वाली मृत्यु के रूप में भी देखा जा सकता है। और मुख्य रूप से इसमें 4 प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। सामान्य प्रभाव और श्रवण संबंधी, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। सामान्य प्रभाव का अर्थ होता है ये प्रभाव मानव वर्ग पर पड़ने वाले प्रतिकूल जो प्रभाव है उसके अंतर्गत, उसमें बोलने का व्यवधान, यानी स्पीच इंटरफ्रेंस जो है वह, यानी हम बोल नहीं पाते हैं, हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, हमारी नींद में व्यवधान उत्पन्न होता है, और उसके बाद भी आफ्टर इफेक्ट, यानी उसके बाद नींद में झल्ला उठते हैं और तेज आवाज में बच्चों को एक डांट लगाते हैं, तो वो भी इसके कुप्रभावों के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके अलावा भी हम इरिटेट होते हैं, हमारे मानसिक समस्या भी इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। तो इस प्रकार से आफ्टर इफेक्ट और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को भी इसके अंदर रखा जाता है। श्रवण संबंधी जो है, जिसे ऑडिटरी इफेक्ट्स कहा जाता है, तो ये पता लगा है कि ध्वनि की तीव्रता जब 90 डेसिबल से अधिक हो तो लोगों की जो श्रवण क्रियाविधि है उसमें विभिन्न मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलती है। श्रवण क्षीणता यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वह कई कारकों पर आधारित होती है, जैसे कि शोर की अवधि, ध्वनि तरंग की आवृत्ति और विशेष व्यक्ति की शोर के प्रति संवेदनशीलता, यानी वह व्यक्ति कितनी ध्वनि की आवृत्ति कितनी है, या फिर जो व्यक्ति है वो कितनी ध्वनि आवृत्ति को सहन कर सकता है। तो यहाँ पर बहरेपन जैसी समस्या भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा ही एक शोध बताता है कि लगातार 5 साल से 10 घंटे से अधिक शोर शराबे के बीच जो गुजारते हुए जो लोग होते हैं लखनऊ के ऊपर, और उसमें देखने को आया कि 55% जो है उनकी सुनने की जो शक्ति है वो काफी कम हो चुकी थी। मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात करें तो उच्च स्तरीय जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके कारण मनुष्य में कई प्रकार के व्यवहार संबंधी परिवर्तन, आचार व्यवहार संबंधी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दीर्घ अवधि तक इस प्रकार के जब परिवर्तन आते हैं तो उसके अंदर न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। वह लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव उत्पन्न होता है, उसकी जो नसें होती है उसमें काफी उत्तेजना महसूस होती है, वह उसकी पाचन की जो तंत्र की जो व्यवस्था है वह आपके चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से हर प्रकार से वो चिड़चिड़ा या फिर झल्ला उठना, इस प्रकार की जो समस्या है, यानी कुछ बात बात पर चिड़चिड़ाहट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा शारीरिक प्रभावों की बात करें तो उच्च शोर के कारण मनुष्य में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे में उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, उत्तेजना, हृदय रोग, आंख की पुतलियों में खिंचाव,
तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव, पाचन तंत्र में अव्यवस्था, मानसिक तनाव, पेट में छाले जिसे अल्सर कहा जाता है, आंतड़ियों के विभिन्न रोग देखने को मिलता है। यहाँ तक कहा जाता है कि विस्फोट तथा सुपरसोनिक जो बूम होता है, जो हवाई जहाजों के द्वारा जब बूम किया जाता है, तो उसके कारण जो अचानक जो तेज ध्वनि निकलती है, उससे जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें गर्भपात की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो लगातार जो शोर है, वह महिलाओं के अंतर्गत गर्भपात तथा साथ ही साथ उसकी कोख में पल रहे नवजात शिशुओं के अंतर्गत भी कई प्रकार की जो समस्या है वह उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं कि अब इस प्रकार की जो है इसको नियंत्रित किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण का संबंध जो है व्यक्ति विशेष तथा मानव समुदाय दोनों से होता है। अतः इसका जो समाधान है केवल एक व्यक्तिगत तौर पर न करके समुदाय और सरकारी और गैर सरकारी सभी स्तरों पर किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से दो पक्षों को शामिल कर सकते हैं। एक तो है कि ध्वनि तथा जो शोर है उसकी तीव्रता को कैसे कम किया जाए, और जो ध्वनि और दूसरा है जो ध्वनि और शोर का हम किस प्रकार के नियंत्रण कर सके। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वाधिक जो प्रभावी तरीका है वह है कि जो स्रोत के जो बिंदु है वहीं पर उसको नियंत्रित किया जाए। तो हम कुछ ऐसी युक्तियां अपना सकते हैं, जैसे कि मशीनों में जो ध्वनि शामक जो है, जो साइलेंसर है, उसकी व्यवस्था की जा सकती है। मशीनों के जो कल पुर्जे हैं उसमें अच्छी तरीके से ग्रीस लगा कर रख सकते हैं ताकि कम से कम आवाज हो, उसकी चिकनापट बनाए रहे। मशीनों की समय समय पर देख रेख करें, समुचित रूप से उसकी मरम्मत की जा सके। इसके अलावा लाउड स्पीकर तथा जो रिकॉर्ड प्लेयर है उससे उत्पन्न होने वाले जो कर्णभेदी जो शोर है उससे संबंधित लोगों को समझाया जाए, बुझाया जाए। प्रभावी निषेधात्मक कानूनों द्वारा उसे कम किया जा सकता है। इसके अलावा ध्वनि तरंगों के जो संचरण पत्र यानी ट्रांसमिशन जो पाथ है उसको भी हम नियंत्रित कर सके, इस ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता को ध्वनि अवरोधक पदार्थों के उपयोग द्वारा भी कम सकता है, यानी अपनी जो मकान की जो दीवारें हैं उसे हम साउंड प्रूफ बनाकर इसे कम कर सकते हैं। या फिर जो सुनने वाले जो व्यक्ति हैं उसके अंतर्गत कानों के अंतर्गत प्लग, जिसे ईयर प्लग कहा जाता है, उससे लगाकर इसे रोक सकते हैं। कानों के दस्ताने जिसे ईयर मफ कहता है उसका प्रयोग किया जा सकता है। ध्वनि रोक वाले हेलमेट लगा सकते हैं। इसके द्वारा हम इससे बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतार लगाकर हम ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं वह ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। प्रमुख जितने भी जो राजमार्ग हैं या जो रेलवे की लाइनें हैं, उनको नगरों से थोड़ा-सा दूर ले जा सकते हैं। मुख्य सड़क और रेल लाइनों को संपर्क रोडों से द्वारा जोड़कर इस प्रकार के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। प्रेशर हॉर्न को बंद कर सकते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर अलग-अलग प्रकार के तरीकों का प्रयोग करके हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये ध्वनि प्रदूषण का टॉपिक क्लियर होता है। आई होप समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।